सिस्टम का भी हमने डिस्कस किया। एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस आरडीबीएमएस के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें से हम जो स्टडी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, वी आर वर्किंग ऑन दिस। ओके, एसएसएमएस एंड एमएसएसक्यूएल। सो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट टूल जिसको हम लोग अभी स्टडी कर। ओके, तो बिफोर जंप टू दी एनएफ, हम एनएफ पे जंप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डीडीएल के बारे में। ओके, हर एक चीज का एक सीक्वेंस फॉर्मेट है कि अगर आपको एनएफ पढ़ना है तो डीडीएल आपको आना चाहिए, ताकि आप तभी एनएफ पे एग्जैक्टली वर्कआउट कर पाओ। ओके, क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द डीडीएल। डीडीएल में वी स्पेंड टोटल 3 to 4 days अप्रोक्सीमेटली फॉर दिस वीक, क्योंकि आपके पास काम ज्यादा होगा, मेरे पास काम कम होगा। हालांकि ये है 3 दिन का ही, बट इसमें आपको ज्यादा काम करना है। ओके, सो फॉर द डीडीएल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटाबेस और टेबल्स क्या होती हैं। देन वी जंप टू द डेटा टाइप फॉर्मेट। व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप फॉर्मेट इज दैट, मतलब किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, कैसे हम उसको स्टोर करेंगे, और डेटाबेस क्या है, टेबल्स क्या है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हमारा टारगेट रहेगा डेटा टाइप को लेके, टेबल क्रिएशन एंड डेटाबेस को लेके। ओके, तो फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा काम, और वो वर्कआउट जो है, वो जो डेटा मैं आपको असाइन करूंगा, जो थ्योरी जो टास्क मैं आपको असाइन करूंगा, वो टास्क आपको परफॉर्म कर, जब भी आपको टाइम मिले तब आपको परफॉर्म करना है। टास्क थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पहले मैं इजी टास्क दूंगा आपको, ताकि आप उस पर इजीली काम वर्कआउट कर सको। एंड दीज टास्क आर जेनरिक, ठीक है? नॉर्मल टास्क है वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, बता सकते हैं, बट मैं आपको असाइन कर, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ईआर डायग्राम। मैं आपको ईआर डायग्राम बताऊंगा, व्हाट इज द ईआर डायग्राम, और कैसे हम ईआर डायग्राम के साथ में काम करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे कंस्ट्रेंट पर। कंस्ट्रेंट क्रिएट करते समय कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे ऑल्टर पार्ट पे। ओके, थोड़ी सी सीक्वेंस ऐसी है, तो इन सीक्वेंस के बेसिस पे ही जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको इस पे वर्कआउट करते हुए चलना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि क्या चीजें हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको लगे कि हाँ ये भी स्टडी कर सकते हैं, ये भी स्टडी कर सकते हैं। दीज आर द टॉपिक्स विच वी आस्क्ड इन दी इंटरव्यू क्वेश्चंस। यही टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, इसके अंदर जानने के लिए इतना कुछ है कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं डेटाबेस या एसक्यूएल के बारे में बात करूं तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। सो प्लीज डू नॉट जंप टिल द टाइम पीरियड कि आपको जो कोई रिसर्च वर्क आपको करना नहीं है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप किसी भी उसमें डीप टाइप जंप करो। ठीक है, तो मतलब आपका फोकस होना चाहिए, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है, आपका फोकस होना चाहिए। जो टॉपिक लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, दिस टॉपिक लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस ओनली। ओके, और आप जब इंडस्ट्री में काम भी कर रहे होगे तो भी आपके लिए ये टॉपिक लिस्ट ही सबसे ज्यादा वर्कआउट करके आपको देगी। ठीक है, तो फोकस रखना, इसी पे अपन काम करते हैं, इन्हीं सब चीजों पे काम करेंगे। इफ यू फाइंड समथिंग न्यू इन द डेटाबेस, इफ यू फाइंड समथिंग डिफरेंट इन द डेटाबेस जो इस टॉपिक लिस्ट में नहीं है, यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, apart from the classrooms we can discuss and we are clarify each and everything. ओके, क्लियर है? और सिक्वेंशियली हम लोग सब कुछ वर्कआउट करते हुए चले। सो इज देयर एनी डाउट बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस? यस और नो? सर। सर। जी, कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्लियर है ना पिछली वाली थ्योरी? हाँ, हम्म। तो मैंने सर वो पिछली वाली क्लास की ना थ्योरी की जो आपने पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। मैं भेज रहा हूँ, मैं वही चीज आपको बता रहा था। तो हमारे पिछली क्लास का एक थ्योरी पीडीएफ जो था वो पेंडिंग था, तो आई विल शेयर विद यू। एक मिनट।
So this is a PDF I'll share with you. I share with you. ठीक है यू गाइस, तो आप लोग इसको एग्जैक्टली स्टडी कर लेना। तो काफी कुछ स्टडी मैंने इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें डाल दी है, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, किसका क्या क्या मतलब होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। डिफरेंट फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस क्या है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बट ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, ये आपके इंटरव्यूज में भी आपसे नहीं पूछे जाते, बस थ्योरेटिकल बेसिस पे इसमें आपको अवेलेबल करा दिया है मैंने। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा ये जो थ्योरी पार्ट है ये आप लोग को स्टडी कर लेना फॉर द ब्लॉक टाइप फॉर्मेट में, तो आपकी ये चीजें क्लियर रहेगी। ओके, तो लेट वी स्टार्ट विद द न्यू वन। ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो न्यू आज मैं बना रहा हूँ। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटाबेस। बिफोर डिस्कसिंग द डेटाबेस मैं आपको कुछ लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ एंड विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी प्रोसीड विद दिस, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और हम इसके साथ में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं और एक अच्छा बिल्डअप कैसे दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने एक डेटाबेस डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। डेटाबेस डायग्राम क्या होता है, मैंने एक बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करी कि डेटाबेस डायग्राम, तो डेटाबेस डायग्राम इज शॉर्ट कि एक डायग्राम जो कि आपको ये बताता है कि आपको अपना डेटाबेस कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्टार्टिंग नाउ। थोड़ा सा लोडेड बहुत ले रहा है ये टाइम पीरियड, आई डोंट नो व्हाई, इसको थोड़ा सा पिकअप करना पड़ेगा मुझे। यू कैन सी देयर इज अ सम डेटाबेस डायग्राम, इसको बोलते हैं हम डेटाबेस डायग्राम। अब डेटाबेस डायग्राम में क्या है, अभी आप यहाँ पे कुछ चीज देख रहे हो, तो इस पूरे डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ओके, अब इस डेटाबेस में जैसे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जैसे सैलरी ग्रेड दिया हुआ है, जैसे एम्प्लॉयज दिया हुआ है, दिस इज अ एम्प्लॉय, दिस इज अ सैलरी ग्रेड, दिस इज अ डिपार्टमेंट, दीज आर इंडिविजुअल आर व्हाट, टेबल्स। ठीक है, ये सारी इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, ये सारी की सारी क्या है, टेबल है। ठीक है, अभी कुछ भी फोकस नहीं करना बीच में, ये लाइन किस चीज के मैं आगे बताऊंगा, कुछ नहीं सोचना, बस इतना समझना है कि ये टेबल एक डेटाबेस के अंदर है, उस डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है। और जैसे अगर हम बात करें इस टेबल की, डिपार्टमेंट की, सैलरी ग्रेड की, एम्प्लॉयज की, दीज आर कॉल्ड व्हाट, टेबल। ये इतना पार्ट क्लियर हुआ। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उसको हम बोलते हैं EER डायग्राम। ओके, क्या बोलते हैं, EER डायग्राम, यानी कि एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्लियर हुआ, हाँ जी, कोई डाउट, यस हाँ गाइस। हाँ, आप मेरे को इंटरेक्ट करते हुए चलना, बिकॉज अगर आपको कहीं भी क्योंकि ये ऐसी कंसेप्चुअल वाली चीजें और वर्बल वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो चीजें आपसे मिस हो जाएं तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना मुझे कि ये मिस हो गया, फिर से रिपीट करो। ठीक है, ओके सर। ओके, सो सर ये हाँ जी, चल, सर ये EER का जो बताया था एक बार दोबारा रिपीट करना सर इसको। एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, दिस इज अ एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, ठीक है सर, ओके एनहांस्ड सर। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब क्या होता है, पहले जो ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम था, ट्रेडिशनल ईआर डायग्राम मतलब पहले पुराने टाइम पे, पुराने टाइम से मतलब मैं बात करूं कम से कम 4-5 साल, 2-3 साल, 4-5 साल पहले की बात। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी आर वर्किंग विद द ईआर डायग्राम, उसको बोलते थे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम कुछ इस तरीके की चीजें देखते थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, किस टाइप के डायग्राम फॉर्मेट देखते थे। इस तरीके का ट्रेडिशनल डायग्राम होता था। ठीक है,
अब ट्रेडिशनल डायग्राम में काफी सारे सिंबल्स फॉर्मेट, काफी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल रहते थे। ठीक है, तो अभी आपको ये दिख रहा होगा। सो ये भी जो टेबल फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, ये भी उसी का फॉर्मेट है, बट दिस इज अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ठीक है, बट ये क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट है। तो ये एनहांस्ड फॉर्मेट है, कौन सा वाला, ये वाला एनहांस्ड फॉर्मेट है जो आपको अभी मेरी स्क्रीन पे विजिबल है। इसको बोलते हैं एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये बहुत सिस्टमैटिक वे में दिख रहा है आपको। और जो हम ट्रेडिशनल, मतलब इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे, वो कौन सा था, वो ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट? ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये वाला जो अभी मैंने बताया? हाँ सर, ये थोड़ा सा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता था। तो जो एनहांस्ड वाला है, अभी आपको जिस पे काम करना है वो एनहांस्ड वाला है। अब सॉफ्टवेयर से भी निकालोगे तो वो एनहांस्ड वाला ही निकलेगा। ओके, क्लियर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ व्हाट वी हैव इन दिस। और इसमें ना हर एक चीज का एक मतलब होता था, इसके अंदर, इसी के अंदर, ट्रेडिशनल फॉर्मेट के अंदर। ट्रेडिशनल फॉर्मेट के अंदर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिशनल फॉर्मेट में किस तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्क्वायर बॉक्स होता था, ऑलिव शेप होता था, इलिप्स बोलते थे इसको, डायमंड शेप होता था, सिंगल लाइन होती थी। ठीक है, सिंगल लाइन अवेलेबल है, मल्टी वैल्यूड फॉर्मेट है, वीक एंटिटी है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट डायग्राम्स, जिनसे आपको ये आइडिया लगता था कि ये डायग्राम्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या चीज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम रिलेशन बताते थे इसके थ्रू, हम एट्रीब्यूट्स को इस तरीके से इसके अंदर लिखते थे कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज, एंटिटीज इन ईयर डायग्राम, ये सारी चीजें होती थी इसके अंदर। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन रेज हो जाता है कि भाई एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है, क्योंकि हम तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एक और डायग्राम है, एक और चीज है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंटिटी। तो व्हाट इज एंटिटी एक्चुअली? एंटिटी का मतलब होता है एनी रियल टाइम ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या थिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, या एक कंसेप्चुअल लेवल पे आप खुद जजमेंट दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, रियल टाइम ऑब्जेक्ट से मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि पर्सन हो गया, कार हो गई, लैपटॉप हो गया, एम्प्लॉय हो गया। दीज आर कॉल्ड व्हाट, रियल टाइम ऑब्जेक्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे इवेंट हो गया, स्टडी हो गई, दीज आर द कॉन्सेप्ट। थिंग क्या होते हैं, प्रोडक्ट, पेपर, पेन, पेंसिल, दीज आर द प्रोडक्ट। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब होती हैं आपकी एंटिटी। ओके, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी। मतलब एक ऐसी चीज जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे रही हो। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कौन सी देगी, जैसे एम्प्लॉय की टेबल बना रहा हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और वीक एंटिटी कौन सी होगी, कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन, इट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मतलब एम्प्लॉय का नेम कैसी एंटिटी हो गई, वीक एंटिटी हो गई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब कुछ रिलेट कर पा रहे हो, वीक एंटिटी कौन सी होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है। क्लियर हुआ, कोई डाउट? एक बार ना ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी दोबारा बता देना एक वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जो किसी भी डेटाबेस के अंदर उसको के अपने पूरे टेबल के अंदर जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल जैसे एम्प्लॉयज हैं। अब मेरे पास विशाल कुमार 5 हैं, सो हाउ कैन आई डिफाइन ऑल 5 विशाल कुमार आर डिफरेंट, राइट? तो उसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन होगी, आईडी। एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन होगी, एम्प्लॉय आईडी। और विशाल कुमार क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय हाँ, नेम जो होगा वो क्या हो गई, वीक एंटिटी, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए किस पे डिपेंड है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एम्प्लॉय यस, आईडी। ओके, क्लियर? सो क्लियर है सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी।
अब एट्रीब्यूट क्या होता है, ये फाइल ऑलरेडी खुली हुई है तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। नहीं खुली, जस्ट ऑफ इट। सर ये हमें मिल जाएगा जो आप ये हाँ जो। मैं भेज दूंगा आपको वो सारी चीजें। ठीक। ओके। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। एट्रीब्यूट्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी मतलब नेम, डीओबी, एज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन की एंटिटीज क्या हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर इज द एंटिटी, उसका एड्रेस इज द एंटिटी, उसका एज इज द एंटिटी। ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट्स। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, एट्रीब्यूट। ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें एट्रीब्यूट होती है। और व्हाट इज द की एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स जो होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो इसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कौन दे रहा है, रोल नंबर, क्योंकि वही यूनिक हो सकता है, बाकी सब तो हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं। कंपोजिट, कंपोज मैनी अदर एट्रीब्यूट्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक एट्रीब्यूट सिंगल में ही एक एट्रीब्यूट हो। एड्रेस इज अ कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब आपका सेक्टर अलग है, आपकी सोसाइटी अलग है, आपका हाउस नंबर अलग है उस सोसाइटी के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एड्रेस। इतने सारे पार्ट अटैच करके हम लोग क्या बनाते हैं, एड्रेस बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम। सर कॉम्पोजिट दोबारा बताना सर एक बार। कंपोजिट हो गया मतलब दो चीजों से मिलके कोई चीज बनी हो। तो नाम, फुल नेम दो चीजों से मिलके बन सकता है, दो से तीन से ज्यादा। लेकिन अगर हम जैसे इसमें एक एग्जांपल देखें तो एड्रेस जो है वो एड्रेस सीधा सीधा नहीं होता। एड्रेस में आपसे पूछा जाता है ना व्हाट्स योर फ्लोर नंबर, हाउस नंबर एंड फ्लोर नंबर। फिर पूछा जाता है व्हाट्स योर जर्नल एड्रेस, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीट है वो बता दो। फिर आपसे पूछा जाता है उसके बाद क्या आपका बिल्डिंग नंबर क्या है। फिर आपसे पूछा जाता है आप कौन से सेक्टर में रहते हो। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, फिर कौन से एरिया में रहते हो। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बना तो एड्रेस ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये यस सर। अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, है ना। जी सर। अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट कंपोजिट बोलते एट्रीब्यूट। हैं। ओके। अब मल्टी वैल्यूड क्या होता है, मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है, एक ही पर्सन की दो चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दो हो सकते हैं, मोबाइल नंबर दो हो सकते हैं, राइट। मैं हूं, मेरे पास दो मोबाइल नंबर है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मल्टी वैल्यूड। मतलब पर्सन तो एक ही है ना, बट मोबाइल नंबर कितने हैं उसके पास, दो है। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक एट्रीब्यूट कौन सा होता है, वो एट्रीब्यूट होता है डिराइव। एक एट्रीब्यूट कौन सा होता है, डिराइव। डिराइव्ड का मतलब समझ गए, किसी चीज से मिलके बनाओ। डिराइव्ड कौन सा होगा, किसी चीज से मिलके बनाओ। डीओबी से एज बनती, एज से डीओबी नहीं बनती, डीओबी से एज बनती। क्लियर हुआ, समझ गए ना। तो अगर यस सर। डीओबी है तो आप एज भी बता सकते हो किसी की भी। लेकिन अगर आपके पास डीओबी नहीं है तो आप एज नहीं बता सकते, अगर आपके पास एज है तो डीओबी नहीं बता सकते, राइट। So this is a formation. What is the attribute? What is key attribute? What is composite attributes? What is multi-valued attribute? What is derived attribute? क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। नो सर। नो सर। ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं वो सब कुछ मैं आपको शेयर कर। नेक्स्ट वन इज, अभी आप मेरे उस पे एक डायग्राम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ जी क्या बोलते हैं इसको, टेबल। नहीं, नहीं, एनहांस, इनहांस एंटिटी डायग्राम। यस, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो EER बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है। अब टेबल में मेरे पास ये एट्रीब्यूट है, कौन कौन से, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, दिख रहा है ना। उसी के आगे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इंटीजर, यहाँ पे लिखा है वेर कैर, यहाँ पे लिखा है वेर कैर। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, ये क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया, हमारे फील्ड के नेम है। तो जैसे आप एक्सेल में कॉलम बोलते हो ना, तो हम लोग यहाँ पे कॉलम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं उनको, फील्ड नेम मेंशन करते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं।
और ये क्या है आपके डेटा टाइप फॉर्मेट। ये क्या है सारे के सारे डेटा टाइप फॉर्मेट। फील्ड नेम कौन से हैं? ये समझ नहीं आया जैसे थोड़ा। डिपार्टमेंट आईडी हो गया, जैसे आप एक्सेल बनाते हो तो एक्सेल में आपके कॉलम नेम होते हैं, हम्म सीरियल नंबर या किसी हम्म। पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम, दीज आर का कॉलम हाँ, नेम। बस अच्छा। इसमें यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है निकेत, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम उन्हीं कॉलम नेम को डेटाबेस में फील्ड नेम के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक दैट इज ठीक। अ डिफरेंस। ओके, तो ये ओके। हमारे क्या हो गए फील्ड नेम हो गए, क्योंकि डेटाबेस पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अगर कोई ऐसी छोटी बड़ी चीजें भी समझ में नहीं आए, ठीक है, तो गाइस बाकी सबको बोल रहा हूँ, अनिकेत को तो पता है मेरा स्टाइल पढ़ाने का ऑलरेडी, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही ना, वो भी पूछना है। ये नहीं सोचना कि वो बाद में पूछेंगे या कुछ, तुरंत पूछ लो, को अपन अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये जो लिखे हुए हैं ना इंटीजर वैर कैर, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, डेटा टाइप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपको डेटाबेस बनाना है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसके आपका कोई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, लेट वी डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप, व्हाट इज द डेटा टाइप फॉर्मेट और वो कैसे काम करते हैं, और डेटा टाइप भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरी लिस्ट। ठीक है, सो ये जो फाइल है, जो पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा आज बहुत सारी, तो उन पीडीएफ में एक पीडीएफ है जिसका नाम है डेटा टाइप, माई स्क्वेल डेटा टाइप के नाम से आएगी। बट इसमें सिर्फ माई स्क्वेल के डेटा टाइप नहीं है, इसमें आपको एक्सेस के भी मिलेंगे। आपको एक्सेस नाम का एक डेटाबेस और होता है, और जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, तो हमें एसक्यूएल सर्वर के भी डेटा टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप जो है ना वो तीन पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है एसक्यूएल में। कौन कौन से, एक है स्ट्रिंग, दूसरा है नंबर, ठीक है, तीसरा रुको एक मिनट मैं खुद भूल गया यार, न्यूमेरिक डेटा टाइप, और चौथा जो है वो डेट फॉर्मेट होगा, डेट एंड टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हाँ चार पार्ट में इसमें डिवाइड है, अदर डेटा टाइप नहीं है। वैसे बेसिकली हमारे सिर्फ तीन काम के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा, न्यूमेरिक, और तीसरा है इसके अंदर डेट। ठीक है, ये तीन चीजों में डिवाइडेड है, ये तीन चीजें आपको बहुत फोकस होकर समझनी है। अब मैं पहले इस फाइल को पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ, इस फाइल में मैंने क्या किया। आप जो देख रहे हो यहाँ पे चार हेडिंग चली हुई है, व्हाट्स द मैक्सिमम साइज, कितना साइज ये ले सकता है, स्टोरेज किस बेस पे वो डिसाइड करता है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ये डेटा टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैर लिखा है, कैर के पास में अंडर ब्रैकेट के अंदर एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एन है वो आपको ये बताता है कि एन मतलब हो गया आपका क्या, सर आवाज कट रहा है। अभी सही आ रही है आवाज, नहीं हाँ सर। सर, क्लियर थी पहले भी। शायद ये इनके तरफ से ही शायद नेट प्रॉब्लम है। क्लियर आ रही है बस तो। क्लियर आ रही है ना, मैं एक बार चेक भी कर देता हूँ। सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मेरे एंड पे भी हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए। चलो जब तक ये लोड होता है, सिस्टम ही बहुत स्लो चल रहा है मेरा। तो ये कैर है, कैर के अंदर आप देखोगे तो कैर में कैर क्या बोलता है, कैर कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है, बता सकते हो। नो सर। सर स्ट्रिंग में नाम का वो होता है string। हाँ नहीं पता सर। हाँ जी, और कोई, विशाल। नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। स्ट्रिंग शायद सर लेटर के लिए यूज होता है, और कैर आई थिंक नंबर के लिए कुछ ऐसे। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैर इज व्हाट, कैर को बोलते हैं कैरेक्टर, जो आपके एक सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं।
ठीक है। सिंगल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे MBPS लिखा हुआ है, तो M इज अ सिंगल कैरेक्टर, B इज अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, P इज अ सिंगल कैरेक्टर और S इज अ सिंगल कैरेक्टर। क्लियर? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस दिख रही है सर, दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन आपकी। पता नहीं, मेरे को फोन में बहुत लेट दिखाई दे रही है। स्क्रीन अटकी तो नहीं है मेरी? मुझे दिख रही है सर, अभी आप ये गूगल सर पे, आपने गूगल क्रोम पे खोला हुआ है। कुछ क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? वो दिखाई ये दे रही है PDF? फास्ट नेट। नहीं सर। फास्ट नेट। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। अभी दिख रही है PDF? नहीं सर। नहीं सर। वो अटक गया मेरे उस पर। मैं स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है सर। मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दिया, आपके पास स्क्रीन स्टॉप हो गया? हो गया सर। हो गया? दिख रहा है? हाँ सर अब विजिबल है। PDF है ना? ठीक है। हाँ। तो कैर इज व्हाट? इट्स अ कैरेक्टर। अब अनिकेत लिखा हुआ है, अनिकेत में ए इज अ कैरेक्टर, बट अनिकेत फुल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर कॉल्ड व्हाट? स्ट्रिंग। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। सर अब इसमें क्या यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे हम वी लुकअप डबल कोट स्टार डॉलर यूज करते हैं तो ऐसे मान लो अनिकेत राजपूत सिंह ऐसे हैं। कहीं में अनिकेत राजपूत है तो जहाँ सिंह लिखा हो बस या अनिकेत लिखा हो तो वो सारी डिटेल आ जाए, ऐसा भी होता है। हाँ, सब होता है इसके अंदर। ठीक। जितना आप एक्सेल में यूज करते हो सब कुछ पॉसिबिलिटी है। ठीक उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें मिलेंगी आपको। है सर। हाँ, क्योंकि जो लोग एसक्यूएल पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो फिर एक्सेल से मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि एसक्यूएल इतना आसान कर देता है उस काम को। ओके सर। ओके। तो बेसिकली अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेटा टाइप की। तो हमारा पहला डेटा टाइप जो है ना वो कैर है। ठीक है, कौन सा है? कैर। अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज समझना कि ब्रैकेट के अंदर एन लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इस PDF की। आप बिना PDF के थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, बट आप स्टार्टिंग में अगर PDF यूटिलाइज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो डेटा टाइप है वो आपको याद करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी टाइम लगेगी। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, आपको कुछ भी याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अभी हमने कैर लिखा। कैर एक फिक्स साइज पे चलता है। फिक्स साइज मतलब अगर मैंने इसमें 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बोल दिया तो ये 10 कैरेक्टर स्टोर करेगा। अब सपोज आपने 2 ही कैरेक्टर स्टोर करे तो बाकी मेमोरी एलोकेटेड रहेगी। पॉइंट समझना, बाकी सारी मेमोरी एलोकेटेड रहेगी। ऐसा नहीं होता कि वो हट जाती है, एलोकेटेड रहेगी। वो 10 के यूटिलाइजेशन पे बेस पे दिखाए। ठीक है? इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने ले सकते हैं अपन? 8000। ओके। अब कैरेक्टर में डेटा कौन सा स्टोर करते हैं? जैसे मेल और फीमेल हमें स्टोर करना है तो M और F के यूटिलाइजेशन देके हम लोग स्टोरेज दे सकते हैं। अब मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो वी कैन यूज वेर कैर। वेर कैर क्या होता है? वेर कैर तब यूज किया जाता है जब हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हो। जैसे मुझे अनिकेत का नाम स्टोर करना है, अनिकेत राजपूत। अब मुझे अनिकेत राजपूत स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को क्या लेना पड़ेगा? वेर कैर लेना पड़ेगा। और इसके साथ में साइज देना कंपलसरी। इसके साथ में साइज देना कंपलसरी। ठीक है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ बोथ द थिंग्स, वर्कर और वर्कर मैक्स। दोनों सेम फॉर्मेट पे आती हैं। आप वर्कर मैक्स भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। ठीक है? बट वर्कर और कैर में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो सर एक कैर, बार रिपीट करो ना। हाँ, कैर जो होता है, तो कैर आपका कैसे चलता है? फिक्स्ड पे चलता है। ठीक है? अब मुझे विशाल लिखना है तो विशाल में कितने कैरेक्टर होते हैं? हाँ जी, कितने 5। कैरेक्टर? 5। हाँ, तो
VISHAL। सिक्स सिक्स सर। ठीक है, क्या होते हैं? अब 6 कैरेक्टर्स की जगह आपने दे दिया 4 कैरेक्टर का स्पेस, तो क्या विशाल स्टोर कर पाएंगे हम लोग? नहीं, है ना? नहीं सर। पॉइंट समझना, जनरल फॉर्मेट समझा रहा हूँ मैं, जनरल लैंग्वेज में। अगर मैंने 4 बॉक्सेस दे दिए और 6 कैरेक्टर्स हैं आपके पास, तो हम 4 बॉक्सेस में 6 कैरेक्टर हम फिटअप कर सकते हैं? नहीं, नहीं। प्रॉब्लम है। अब हमने क्या बोला कि भाई हमें तो नहीं पता ना हर बार 6 कैरेक्टर का डेटा आएगा। हमने 20 कैरेक्टर का डेटा इकट्ठा कर लिया, तो हमने कितने बॉक्सेस बना लिए? 20। 20। अब 20 कैरेक्टर बनाए आपने, विशाल स्टोर करा, तो विशाल स्टोर करा तो कितने बॉक्सेस में फिट हुआ वो? 6 बॉक्सेस में 6 बॉक्सेस में। कितना बेकार हो गया उसमें से? 40। 40। ठीक है, तो आप सोचो 14 मेमोरी स्पेस आपका खराब हो रहा है। ठीक है, किसके अंदर? कैर के अंदर। स्टोरेज कैर भी दे रहा है, लेकिन कैर के अंदर क्या बोल रहा है कि भाई आपने 20 का कैरेक्टर दे दिया, कैरेक्टर का साइज कितना दे दिया? 20 दे दिया, तो 20 बाइट का मेमोरी जनरेट कर लिया। ठीक है, 20 में से आपने 6 बाइट का ही पिकअप किया। 6 बाइट का पिकअप करने के बाद आपको पता चला कि 14 बाइट तो आपका वेस्टेज है। समझ में आया ना? मतलब मैं गाड़ी लेके सदर बाजार से जा रहा हूँ और मैं बाइक ना यूज करते हुए मैंने कार ले ली है। अकेला जा रहा हूँ पर मैं कार से जा रहा हूँ, तो इज इट पॉसिबल मैं बहुत जल्दी निकल पाऊंगा? नहीं सर। नहीं ना, क्योंकि मैं तो पूरा पूरा सिस्टम लेके जा रहा हूँ ना, सारी पूरी मेमोरी उठा के लेके जा रहा हूँ। तो हम्म। वो भारी भरकम वो है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आया वेरकर का। वेरकर क्या बोलता है कि आपके पास कैरेक्टर स्टोरेज आपको कितना चाहिए था? 6 चाहिए था। आपने स्टोरेज कितने का बना लिया? 20। 20। 20 का। 20 का बना लिया, तो आपने 6 का स्टोरेज कर लिया। तो वेरकर वेरिएबल वाइज होता है। वेरिएबल फॉर्मेट क्या होता है? जैसे सैलरी में वेरिएबल लग के आता है ना, कभी मिला कभी नहीं मिला, राइट? तो वेरिएबल वेरकर वेरिएबल कैरेक्टर होता है, मतलब काइंड ऑफ थिंग। आपने 20 की मेमोरी अलोकेट करी, आपने 6 स्टोर करी, तो 14 मेमोरी का होगा क्या? 14 मेमोरी को वो क्या करता है? वो रिलीज कर देगा, वो सिर्फ 6 का ही यूटिलाइजेशन दिखाए। ओके, तो जब भी हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग विथ व्हाट? वेरचर। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। जी क्लियर है विशाल? जी सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है ना, और फिर कैर का यूज कौन ही करेगा, फिर तो सब वैर कैर ही कर चार का लेंगे। होता है ना, जेंडर, अगर जेंडर स्टोरेज करना है तो सर तेरे को कुछ डेटा चीजें टाइप चाहिए फिक्स ना। रखने के लिए। बिल्कुल, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ अनिकेत, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया कि भाई मैं फिर कैर का यूज क्यों करूँ, वेर कैर यूज कर लूंगा, है ना? तो यस सर। पॉइंट इज व्हाट, कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे सदर बाजार का एरिया क्रॉस करना है, गुड़गांव। आई डोंट नो अबाउट दिल्ली, बट गुड़गांव का सदर बाजार आई नो कि उसको बाइक से भी क्रॉस करना बहुत टफ हो जाता है, कभी कभी पैदल चलना मुश्किल हो जाता हम्म। है। मुझे सदर बाजार को क्रॉस करना है, मैं अकेला जा रहा हूँ और मैंने कार से जाना पसंद किया, मैं कार से जा रहा हूँ। तो क्या मैं वो सदर बाजार क्रॉस कर पाऊंगा? नो सर। जो नहीं कर सकता हूँ भाई, क्यों नहीं कर सकता? कार ये से नहीं थोड़ी कर कर सकता। सकते हैं, मतलब बहुत कार टाइम से, लग जाएगा कार से। हाँ अभी तुमने पॉइंट वाली बात बोली, कार से अगर मैं जाऊंगा क्रॉस तो मैं कर लूंगा, बट उसमें क्या होगा? टाइम बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप एक क्वेरी बना रहे हो और आपने कैरेक्टर ले लिया बहुत हेवी, मतलब 100 का, तो सोचो कितनी हम्म। मेमोरी, 100 बाइट, कितना मेमोरी वो प्रोसेस करना पड़ेगा हमारे कंपाइलर को? 100 बाइट ऑफ मेमोरी, राइट? हम्म। आप वेर कैर में भी 100 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहे हो, तो उसको कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है? 100 बाइट ऑफ मेमोरी, वो तो बाद में रिलीज करेगा ना, प्रोसेस तो हम्म। वो पूरी मेमोरी करेगा ही। हम्म। तो डेटा टाइप का मेन मोटिव क्या है? डेटा टाइप का मेन मोटिव ये है, और इसमें साइजेस वगैरह बताने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरे को सिर्फ जेंडर को स्टोर करना है और जेंडर में मुझे बोला गया कि भैया एम और एफ के फॉर्मेट में दिखा दो, तो मैं क्या यूज करूं? वेर कैर या कैर? कैर यूज करूं ना, क्योंकि वो 1 बाइट पे चलेगा।
एक ही स्टोरेज चाहिए ना, मल्टीपल स्टोरेज चाहिए नहीं। तो ऐसी जो लोकेशंस होती हैं, ऐसे जो फॉर्मेशंस होते हैं, वी कैन यूज व्हाट, कैर फॉर दिस। ओके। जब हमें स्ट्रिंग और जब हमें टेक्स्ट फॉर्मेट, बड़े बड़े पैराग्राफ, ऐसा कुछ हमें स्टोरेज करना होता है, वी मूव इनटू वेर कैर। और किसी ने बोला कि बहुत ज्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वी कैन मूव विद द टेक्स्ट। ये अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। इतना पार्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्लियर है सर। नो सर। ग्रेट। अब देखो, अब यहाँ पे है ना, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि वी हैव एसक्यूएल सर्वर, और एसक्यूएल सर्वर में एक वेर कैर है और एक एन वेर कैर। तो एन वेर कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या होता है? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया था, और इंटरव्यू में नहीं पूछा था, स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे। तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। हमारे पास दो कोड, दो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेशन होते हैं। मतलब सिस्टम में अगर आप कैपिटल ए एंटर करोगे, तो वो सिस्टम को कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए यहाँ पे दो सिस्टम बनाए गए, एक आस्काई और एक यूनिकोड। ओके। तो अभी जो न्यू सिस्टम है, तो एवरी न्यू दोनों सिस्टम आर वर्किंग ऑन यूनिकोड सिस्टम। सर, ओके। हाँ जी। ये एस्काई और अभी जो आपने वर्ड बोले दो, हाँ, इसका क्या मतलब होता है? देखो आपने एक्सेल में कैपिटल ए एंटर किया ये है ना? तो आपको दिखता क्या है स्क्रीन पे? कैपिटल यही दिखेगा मुझे इस पे। कैपिटल ए दिखाई देगा। हम्म। नाउ थिंक ऑन अनदर फेस कि बैकग्राउंड में क्या चला होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है उसे तो। करेक्ट। आपने क्या एंटर करा कीबोर्ड से? कैरेक्टर। कैपिटल कैरेक्टर, हाँ। है ना? और बाइनरी क्या है? एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल डेटा है, कैरेक्टर तो नहीं है। राइट? है ना? सर। अब मैंने अगर आपको बोला कि उसको अल्फाबेट समझाना है सिस्टम को, तो हम नहीं समझा सकते। करेक्ट। तो यस, अब करेक्ट। बाइनरी के थ्रू हम उसको समझा सकते हैं, भाई आपको क्या प्रिंट करना है। तो उस फॉर्मेट में तो इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या करा कि उन्होंने एक एस्काई कोड बनाया। एस्काई कोड मतलब अमेरिकन, ASC, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही होता है। मैं भूल गया, फुल फॉर्म भूल गया, मेरे को फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद था। ASCII। हाँ, अमेरिकन एंड ये है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बोला, कोड है, मैं वही बोला ना, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। मैंने एक गड़बड़ करी थी, मैंने वहां कंप्यूटर बोला था। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आप कैपिटल ए एंटर करोगे, तो वो कैपिटल ए नहीं जाएगा, वो जाएगा 65। कितना जाएगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी 65, क्योंकि 65 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सिस्टम को समझ में आता है ये कैपिटल ए प्रेस करना चाहता है। तो ये यू वर्ल्ड वाइड लेवल पे फिक्स कर दिया गया था, क्या? एस्काई कोड। अब लेकिन एस्काई कोड की एक लिमिटेशन थी। चीजें तो बहुत सारी आती चली गई ना, डेवलपमेंट अलग अलग हुए, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, अलग अलग। हम्म। ठीक है। तो अब कैरेक्टर फॉर्मेट्स भी बहुत सारे बनने लगे, तो लिमिटेशन थी उसकी। और लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए अब हम क्या यूज करते हैं? यूनिकोड फॉर्मेशन। अब हम लोग किस पे काम करते हैं? यूनिकोड फॉर्मेशन पे। तो आप जब भी CSV फाइल स्टोर करते हो, तो CSV में आपने देखा होगा दो CSV स्टोरेज बनाने के लिए आते हैं, सेव एज फाइल टाइप में। एक तो CSV, एक आता है CSV-UTF-8। आता है। यूनिकोड फॉर्मेट बोलते हैं उसको। अगर आपने UTF में डाल दी तो पुराने वाले एक्सेल में नहीं खुल पाएगी वो, ये उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट कि एन वायरकर का मतलब है कि सारा का सारा डेटा किस फॉर्मेट में चलेगा। करेंगे ये भी कैरेक्टर स्टोर, लेकिन स्टोरेज किस फॉर्म में करेंगे? यूनिकोड के फॉर्म में। ये आपको एस्काई कोड के फॉर्मेशन में स्टोरेज नहीं देगी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है।
तो ऐसे ही हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, बट आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैर और एक वेर कैर। ठीक है, एन वेर कैर का सिस्टम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सेम है, उसको सेम तरीके से अपन लिखते हैं, कुछ अलग से नहीं लिखते। इनके साइजेस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इनके साइजेस में छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब मैं न्यूमेरिकल डेटा में बात करता हूँ। सब कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोरेज कौन सा होता है? वो होता है बिट, जो कि 1 बिट होता है। और एक बिट में, बिट का मतलब क्या हो गया? 0 1 नल, तीन चीजों में से कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप। ओके, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आता है टाइनी बिट। टाइनी बिट मतलब अगर आपको कोई ऐसी सीक्वेंस स्टोर करनी है जो 0 से 255 के बीच में आती हो, तो आप क्या यूज कर लो? कौन सा डेटा टाइप यूज कर लो उसमें? टाइनी इंट। अब स्मॉल इंट क्या होता है? स्मॉल इंट होता है कि आपका डेटा -32,768 से 32,767, 32,000 -32,768 टू 32,767 तक का अगर कोई भी रेंज आता है आपके पास, यू कैन यूज स्मॉल इंट। ओके, उससे ऊपर जाते हो तो आप इंटीजर में जा सकते हो। ठीक है, इंट या इंटीजर में जा सकते हो। और बहुत ज्यादा जैसे मोबाइल नंबर्स वगैरह हो जाते हैं, वी मूव विद द मोबाइल नंबर विद द व्हाट? बिग बिग। इंट। ठीक है, तो इनके स्टोरेज साइजेस का डिफरेंस आता है। जितना जितना ज्यादा बड़ा बाइट होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? स्टोरेज एरिया होगा। ठीक है, तो 1 बाइट अब इज इक्वल टू कितना होता है? क्या? 1 बाइट कितने, 1 बाइट हमारा अगर कहें तो 1 बाइट कितना इज इक्वल टू क्या होता है? वो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना बाइट है अभी? 2 बाइट। 2 बाइट है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट हो गए? 8। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। तो दो हम्म, बाइट में कितने बिट हो गए पूरे? 16। 16। 16 हो गए हैं। और हमारा सिस्टम किस पे काम करता है? बाइनरी पे, राइट? सर। हमारा सिस्टम किस पे काम करता है? बाइनरी पे। बाइनरी पे। बाइनरी कितने बिट का होता है? बाइनरी कितने बिट का होता है? पता टू नहीं बिट का सर। होता है। कि 2 बिट का। ठीक 0 है। और 1, है ना? अब इसका अगर रेंज, किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकालो, मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ, हर कोई ये सिस्टम आपको नहीं बताएगा डेटा टाइप की रेंज कैसे कैलकुलेट होती है। तो हमने पूछा कि भाई आपका डेटा टाइप कितने बाइट का है, तो आपने बोला कि भाई 2 बाइट का है। तो बताओ इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए? तो हमने एक चीज देखी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 बाइट में कितने हो गए? 16। 16। अब 16 का पावर कैलकुलेट करा, तो जब हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2 बाइट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसको तो बिट सब वो वही समझ में आता है ना, 0 1 सिस्टम को। तो बेस वैल्यू कितनी हो गई? 2। उसका 2 का पावर कैलकुलेट करेंगे, जो बिट होगा हमारा, टोटल बिट कितना आया था 2 बाइट में? 16। 16। 16 में से एक कम करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो n-1 उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। तो n होता है आपके बिट। तो 2 to the power 50। ठीक है, रेंज कितनी आई? 32 1007। 768। ठीक है, तो एक कम करके नेगेटिव में दिखा देते हैं। क्लियर हुआ? एक कम करके हम इसको नेगेटिव में दिखा देते हैं। ये एग्जैक्टली तरीका होता है कि हम इसको किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। क्लियर? यस ये सर। कॉन्सेप्ट है स्मॉल इंट बिग इंट वगैरह वाले। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे होती है ना डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू, कौन सी? 1.2, 1.5, 1.4। तो उसके लिए आई सजेस्ट गो विद दिस न्यूमेरिक ओनली। ठीक है, इसका बाइट बहुत है, इतना बाइट है कि आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके सारे फ्रैक्शनल वैल्यू हैंडल हो जाएंगे। बिग इंट। मान लो, बिग इंट में ना सर? नहीं नहीं, न्यूमेरिक। बिग इंट में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते आप, वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, और फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1.5, 1.6, 1.8।
दिस टाइप ऑफ वैल्यू, ओके ठीक है। और स्मॉल मनी और मनी को कुछ नहीं कंसिडर करना आपको, इसको तो हम यूज भी नहीं करते, मैंने भी यूज नहीं करा, ठीक है। फ्लोट भी यूज नहीं करना, रियल भी यूज नहीं करना। अब आपको सिर्फ क्या यूज करना है, सिर्फ न्यूमेरिक यूज करना है। इसमें पी जो होता है वो प्रिसीशन होता है, मतलब डॉट से पहले वाली वैल्यू। एस जो होता है वो स्केल होती है, मतलब डॉट के बाद वाली वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट? दोबारा फिक्स और स्केल बताना दोबारा एक बार थोड़ा सा। पी का मतलब होता है प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब होता है जो डॉट के पहले आती है, जैसे 464, ये हो गई आपकी क्या, प्रिसीशन। डॉट 50 पैसा, 50, ये हो गया आपका स्केल। क्लियर? सर ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट था। डेट में भी आपको लिमिटेड बता रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होता है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प समझते हो? डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। करेक्ट, डेट और टाइम दोनों आते हैं, ठीक है। और इसमें एक डेटा टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, डेट। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कौन सा है, टाइम। टाइम बस आपको एक ही चीज समझनी है इस पूरे सिस्टम में। बाकी ऊपर के जो भी डेटा टाइप अदर लिखे हुए हैं इन तीन के अलावा, वो किसी काम में नहीं आए, ठीक है। आपको उनको यूज नहीं करना। आप ऑनलाइन सर्च आउट करोगे तो बहुत सारे यूज केस दिखा देंगे, बट एग्जैक्टली हम लोग रियल टाइम सिनेरियोस में यूटिलाइजेशन नहीं दे रहे होते हैं सबका। एक ओके, जो सर आपने ऊपर बताया न्यूमेरिक वाले में, तो बस उसमें हमें न्यूमेरिक ही यूज करना है और ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। अच्छा, वैसे हाँ, अलग अलग ही यूज करने हैं बाकी फिर। तो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल है। इसका ऑप्शन अवेलेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट साइज 5 से 17 बाइट के बीच में ही आता है, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है, वी ऑल्सो डोंट नो कि डॉट के बाद कितनी वैल्यूज आगे जा, कितना स्केल आगे जा, ठीक। तो वो इसलिए हम लोग इसका कंसर्न पॉइंट नहीं रखते। और डेट में आपको डेट, टाइम और टाइम स्टैम्प याद रखना है, ठीक है। बट डेट में कंसेप्ट है, डेट में कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ईयर आएगा, वो भी फुल, आधा नहीं, ठीक है। फिर डैश करके फिर मंथ आएगा, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। फिर डैश करके डेट आएगी, वो भी dt फॉर्मेट में, ठीक है। ईयर, मंथ और डेट, दिस इज अ फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप इसको यूटिलाइज करो। क्लियर हुआ? यस यस सर। कोई डाउट है? नो सर ओके, बिल्कुल डाउट नहीं है कुछ भी? नहीं सर।